Hello student, good evening all of you. I am Alok Chaturvedi from Barda, Azamgarh. Dear students, today we study about atomic structure. आप लोगों को अगर पिछला लेसन न जानकारी हो या जो लोग कुछ लोग नए आए हों स्टूडेंट्स, वो लोग लिंक में पीछे के वीडियो को देख ले एक बार ताकि उनको समझ में आए एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। आज के टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या, आएगा परमाणु संरचना होता क्या है। उस परमाणु संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वर्ल्ड में आप मैटर देख रहे हैं, जितने भी पार्टिकल देखते हैं, सब एटम्स के ही रूप होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा उसी पर होगा, लेकिन जितने हमारे नए प्यारे बच्चे हैं वो लोग पिछले वीडियो को जरूर एक बार देख लें ताकि उसमें कुछ एटम्स के बारे में बताया गया है। जानकारी के लिए आपको बताएं कि यह वीडियो जो है यह 11th क्लास के लिए जो उपयोगी है वो है ही। फिलहाल केमिस्ट्री आपका यहाँ से आसान हो जाती है। यह केमिस्ट्री जो है यहीं से आसान होती है। जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आता है वो समझ लेता है कि कुछ न कुछ केमिस्ट्री अब हमको आने लगी। जिसको बिल्कुल ही केमिस्ट्री ना आए, जो जीरो लेवल का स्टूडेंट्स होता है, वह यहाँ से पढ़ना अगर स्टार्ट करे तो उसको केमिस्ट्री कुछ न कुछ आने लगेगी। तो आइए हम उसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की चर्चा करने से पहले आपको बताएं कुछ हिस्ट्री की बातें हैं। एक महर्षि थे, कणाद उनका नाम था, महर्षि कणाद। उन्होंने कहा कि जो एटम होता है इसको आप हिंदी में परमाणु कहते हैं। जो एटम होता है इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु इसका मतलब अगर इसको देखा जाए तो परम अणु। परम अणु इन्होंने कहा इसका मतलब होता है अति सूक्ष्म अणु। इसका मतलब होता है अति सूक्ष्म अणु। पहली बात तो यह हिस्ट्री की बात हो गई। अब इतना तो शायद जो जीरो लेवल का स्टूडेंट होगा वो तो जान ही रहा होगा कि परमाणु का मतलब क्या हो गया। बहुत छोटा सा अणु, बहुत छोटा सा कण, बहुत छोटा सा पार्टिकल। ओके, तो इन्होंने तो जो अपने स्तर से बताया सो बताया ही। बाद में दो साइंटिस्ट और आए, लुक्रेटस और डेमोक्रेटस। इन्होंने भी इस महर्षि कणाद के आधार पर ही अपनी परमाणु के डेफिनेशन को रखा, लेकिन बाद में इसको मॉडिफाइड करने के लिए प्लेटो साहब आए, अरस्तु साहब आए, जो कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। इन्होंने कहा कि इसका जो होता है, जैसे यही मान लेते हैं, इसके कई छोटे छोटे पार्ट होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं। माने परमाणु बहुत छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, और इसको बांटना पॉसिबल नहीं होता। ये तो पहले इन्होंने हिस्ट्री में सब बताया। और तब बाद में जॉन डाल्टन साहब आए, इन्होंने अपना एटॉमिक थियरी दिया, जैसा कि आप लोग क्लास 9th में स्टडी करके आए होंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, जिसको मैंने बता दिया डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत। याद आ रहा होगा आपको? कुछ नहीं आ रहा होगा तो पिछले वीडियो में जाइएगा, जरूर आपको मेरे लिंक में एटॉमिक थियरी के बारे में मिलेगा। ओके, तो इस एटॉमिक थियरी में भी वहां एटम के बारे में डेफिनेशन दिया गया है। तो इन लोगों की लगभग डेफिनेशन जो थे लगभग 100 ईयर तक, लगभग 100 वर्षों तक ये चला, लगभग 100 वर्षों तक चला। माने इन्होंने अपना व्याख्यान दिया, चाहे महर्षि कणाद साहब रहे हों, चाहे लुक्रेटस साहब रहे हों, चाहे डेमोक्रेटस साहब रहे हों, चाहे अरस्तु साहब रहे हों, चाहे प्लेटो साहब रहे हों, चाहे जॉन डाल्टन साहब रहे हों। जब इन्होंने धीरे धीरे देखा कि नहीं, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जरूर उसके भीतर भी पार्टिकल्स के कुछ न कुछ जरूर पार्टिकल्स और होंगे, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे। तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को इन्होंने देखा, माने उसको प्रैक्टिकली, उसको एक्सपेरिमेंट के तहत देखा कि एटम ऐसा पार्टिकल्स होता है, इसको आप डिसोसिएट कर सकते हैं, माने इसको तोड़ा जा सकता है, डिविजिबल हो सकता है। माने जो एटम होता है वह अनडिविजिबल नहीं होता, डिविजिबल होता है। तो लगभग 100 वर्षों के मेहनत, कड़ी मेहनत की सफलता के बाद यह जानकारी मिली
कि जो एटम होता है वह डिविजिबल होता है, न कि अनडिविजिबल होता है। हमारे ये साहब लोग जो थे, इन लोगों ने तो पहले यही बताया कि जो एटम होता है वह अनडिविजिबल होता है, माने उसको बांट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, अविभाज्य होता है। लेकिन बाद में मैंने कहा, जब धीरे धीरे इन्होंने इस पे गहन अध्ययन किया, किसी टॉपिक को लेकर जैसे कोई चर्चा होती रहती है तो निष्कर्ष निकलता रहता है, तो इन्होंने बाद में सफलता में यह पाया कि नहीं, जो एटम होता है वह डिविजिबल होता है, और डिविजिबल होने का मतलब हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो सकता है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वह हमारा इसी पर डिपेंड है। तो आइए, कुछ हिस्ट्री की बातें तो समाप्त हो गई, आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, जो लेसन है, ये लेसन आपकी जानकारी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ से आपको नंबर थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन यह पूरा बेस है। जैसे किसी मकान की नींव बेस होती है, ठीक उसी तरह हमारे केमिस्ट्री का बेस एटम, और एटम से तब मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से तब कंपाउंड बनता है, और कंपाउंड से मिक्सचर, मिक्सचर से कोई बहुत बड़ा बड़ा कोई केमिकल सबस्टेंस आप फॉर्म करते हैं। तो एटम से ही शुरुआत होती है, इसलिए मैंने कहा यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की ओर। देखिए, जो एटम होता है इसमें एक न्यूक्लियस होता है। जो एटम होता है इसमें एक न्यूक्लियस होता है, जो कि न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इसके चारों ओर का जो एरिया होता है वह इलेक्ट्रॉनिक एरिया होता है, माने इसके चारों ओर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में मूवमेंट करते रहते हैं। इसके चारों ओर की जो एरिया होती है वह क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो बीच में न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। फिर सुनिए मेरी बात को, मैंने आपको बताया था कि जो एटम होता है वह डिविजिबल होता है। जो एटम होता है वह डिविजिबल होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन में डिविजिबल होगा, दूसरा प्रोटॉन में डिविजिबल होगा, और तीसरा न्यूट्रॉन में डिविजिबल होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट व्हेन atom divide into 3 parts which are known as electron, proton and neutron. Here electron, proton and neutron, the mass of electron, proton is same, equal. कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वह बिल्कुल सेम होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो बताया जाएगा आपको, जबकि जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास कुछ अलग होता है। बताया जाता है वहाँ पे आपको कि जब मास देखा जाएगा तो 1.6 10⁻27 दोनों का लगभग समान हो जाएगा, माने इसका भी मास 1.6 10⁻27 kg होता है, और इसका भी होता है 1.67 10⁻27 kg होता है, जबकि इसका जो होता है 9.1 10⁻31 kg होगा। ओके, लेकिन आपको इसके बारे में हम आपको एक चार्ट के तहत समझाएंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, इसलिए अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल इसके बारे में बता रहे हैं कि जो एटम होता है वह बहुत छोटे से छोटा पार्टिकल्स होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट आर नोन एज एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट आर नोन एज एटम। जो परमाणु होता है वह एटम का बहुत छोटा सा छोटा पार्टिकल होता है। मेरे बताने का मतलब यह होता है, और एटम जो होता है डिविजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इसको डिवाइड किया जा सकता है। ओके, इसके बाद हम इसी पे चर्चा करेंगे, कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वह सेम होता है बट अपोजिट इन साइन। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आवेश का मान तो एक होगा, माने समान होगा, लेकिन एक पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा। कहा जाता है कि जो प्रोटॉन होता है ये प्रोटॉन P पॉजिटिव या H पॉजिटिव से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह E निगेटिव से दिखाया जाता है, और न्यूट्रॉन को ओनली N से, बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इट हैविंग नो चार्जेस।
neither negative nor positive. So neutron is neutral, whereas proton is positively charged, having positively charged, and electron is having negatively charged, but the amount of charges of electron and proton are same but opposite in sign. ओके, तो आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, रिलेटिविटी मास कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, आने वाला नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। फिलहाल आप इस हिस्ट्री को बुक से पढ़ेंगे और बेहतर से समझ में आएगा। तो इतना आप जानते रहिएगा बच्चों, हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।